नमस्ते दोस्तों, आज का थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीबीसी, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट या फुल ब्लड काउंट भी कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टिगेशन है। ऑलमोस्ट सभी आईपीडी पेशेंट्स, जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, उन सभी में ये इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब किया जाता है और बहुत सारे ओपीडी पेशेंट्स में भी ये इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम ये जो सीबीसी रिपोर्ट है इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि जो ब्लड है इसमें 3 प्रकार के सेल्स रहते हैं। एक रहते हैं आरबीसी, दूसरे रहते हैं डब्ल्यूबीसी और तीसरे रहते हैं प्लेटलेट। तो ये जो 3 प्रकार के जो सेल्स है इनके बारे में कुछ नंबर्स हमें ये सीबीसी रिपोर्ट में मिलते हैं और ये नंबर्स के थ्रू हम फिर उसका अलग अलग डायग्नोसिस करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो 3 सेल्स है इनका बॉडी में काम क्या रहता है। तो जो आरबीसी है इसका जो मेन काम है वो रहता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, मतलब जो भी अलग अलग ऑर्गन्स है, सेल्स है, टिश्यूज़ है, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाना। जो डब्ल्यूबीसीज है उनका काम क्या है? उनका काम है डिफेंस, मतलब बॉडी को इन्फेक्शंस बोलो या फिर इन्फ्लेमेशन बोलो उससे प्रोटेक्ट करना। और जो प्लेटलेट है उसका काम क्या है कि जो ब्लीडिंग हो रहा है उसे रोकना या फिर उसे प्रिवेंट करना। तो ये जो है इम्पोर्टेंट काम है ये 3 सेल्स के। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो सेल्स है इसके बारे में हमें सीबीसी में क्या जानकारी मिलती है और हम अगर वो जो रिपोर्ट्स है वो अगर एबनॉर्मल है तो उससे हमें फिर क्या क्या डायग्नोसिस मिलते हैं। तो जो आरबीसी है इसमें हम मेनली 4 इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं। सबसे पहला जो है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है हीमोग्लोबिन। हमें पता है कि जो आरबीसी में जो मेन कंटेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है वो है हीमोग्लोबिन, और इसीलिए हीमोग्लोबिन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू क्या है? फीमेल्स में इसकी नॉर्मल वैल्यू है 12 to 16। अब ये जितने भी यहाँ पे मैंने नंबर्स दिए हैं इसमें मैंने यूनिट्स नहीं लिखे हैं जो आपको सीबीसी रिपोर्ट में जनरली मिल जाते हैं। तो फीमेल्स में नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहता है 12 से 16 और मेल्स में रहता है 13 से 18। और ये अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो फिर क्या होगा? अगर ये हीमोग्लोबिन 11 से कम हो गया प्रेग्नेंट जो पेशेंट्स है उसमें, या ये हीमोग्लोबिन अगर 12 से कम हो गया नॉर्मल फीमेल्स में, या ये हीमोग्लोबिन अगर 13 से कम हो गया मेल्स में, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहते हैं एनीमिया। फिर दूसरा इसमें यह है कि अगर हीमोग्लोबिन जो है वो फीमेल्स में अगर 16.5 से ज़्यादा हो गया या मेल्स में अगर 18.5 से ज़्यादा हो गया तो हम इसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। फिर इसमें दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है हीमेटोक्रिट, या जिसे पीसीवी भी कहते हैं। अब ये जो हीमेटोक्रिट है इसका जो नॉर्मल लेवल है वो है फीमेल्स में 36 to 46% और मेल्स में जो है वो है 40 to 50%। अब हीमेटोक्रिट क्या रहता है कि समझो एक टेस्ट ट्यूब में हमने अगर ब्लड लिया और उसे सेंट्रीफ्यूज किया तो उसके नीचे यहाँ पे जो आरबीसीज है वो सब जमा हो जाती है। तो ये जो टोटल ब्लड का जो परसेंटेज है इसे कहते हैं हीमेटोक्रिट। तो नॉर्मल हीमेटोक्रिट हमने यहाँ पे देख लिया। ये हीमेटोक्रिट अगर कम हो गया तो फिर पेशेंट को हम बोलेंगे कि एनीमिया हो गया है। और ये अगर हीमेटोक्रिट ज़्यादा हो गया, बहुत सारे कॉजेस रहते हैं हीमेटोक्रिट बढ़ने के, उसमें का जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो है पॉलीसाइथेमिया, या फिर अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया तो उसमें भी ये जो हीमेटोक्रिट है ये बढ़ सकता है। या जो हाई एल्टीट्यूड, मतलब जो
पहाड़ों पे रहते हैं उनमें भी ये जो हेमाटोक्रिट है ये बड़ा रहता है। अब कम कौन सी कंडीशन में रहता है, एनीमिया में ये कम रहता है, या फिर अगर पेशेंट को ओवर हाइड्रेशन हो गया तो भी ये जो हेमाटोक्रिट है ये कम रह सकता है। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट कॉजेस है। फिर तीसरा जो रिपोर्ट हम इसमें देखते हैं वो है आरबीसी काउंट, जो फीमेल्स में रहता है 3.92 टू 5.13 और मेल्स में रहता है 4.35 टू 5.65। अब ये जो आरबीसी काउंट है ये हमने इग्नोर किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसके बढ़ने और कम होने के जो रीजंस है वो ऑलमोस्ट हेमाटोक्रिट जैसे ही है। फिर चौथा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखते हैं वो है आरबीसी इंडाइसेस। ये जो आरबीसी इंडाइसेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले ही एक अलग वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या यहाँ पे भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो आरबीसी से रिलेटेड जो नंबर्स है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन से ही बहुत सारे डायग्नोसिस हो जाते हैं। तो ये तो हो गई आरबीसी की बात। फिर इसमें जो नेक्स्ट जो ब्लड सेल है जिसके बारे में हम जानकारी लेते हैं वो है डब्ल्यूबीसी। और ये जो डब्ल्यूबीसी है इसके रिलेटेड हमें दो प्रकार के रिपोर्ट्स मिलते हैं। एक है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब टोटल जो वाइट ब्लड सेल्स है उनका काउंट कितना है, तो वो जो है वो नॉर्मल रहता है 4000 से 11000। और ये अगर ज़्यादा हो गया, मतलब अगर ये 11000 से अगर ज़्यादा हो गया तो इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अब ये जो ल्यूकोसाइटोसिस है इसके बढ़ने के मेनली 3 रीज़न रहते हैं। एक तो है कि अगर माइलॉइड सेल्स जिसे कहते हैं वो अगर बढ़ जाते हैं, दूसरा है कि अगर लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं, और तीसरा है कि इमैच्योर माइलॉइड सेल्स जो है वो अगर बढ़ जाते हैं तो फिर ल्यूकोसाइटोसिस होता है। अब मोस्ट कॉमन ये जो ल्यूकोसाइटोसिस होने का कॉमन जो कारण है वो है जो नॉर्मल माइलॉइड सेल्स है वो बढ़ते हैं। अब इसमें जो माइलॉइड सेल्स है वो अलग अलग रहते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, फिर इओसिनोफिल्स, फिर बेजोफिल्स और फिर मोनोसाइट्स। फिर दूसरे रहते हैं लिम्फोसाइट्स और इमैच्योर माइलॉइड सेल्स, मतलब जनरली जो ब्लड कैंसर्स है इसमें हमें मिलते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक हो जाता है और बहुत रेयर है तो इसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो अब हम आते हैं जो नॉर्मल माइलॉइड सेल्स है वो अगर बढ़ गए तो फिर ल्यूकोसाइटोसिस हुआ तो क्या होगा। तो इसके लिए फिर हमें और एक दूसरा रिपोर्ट देखना पड़ता है जिसे कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, और ये हमें फिर परसेंटेज में मिलता है। तो नॉर्मल जो न्यूट्रोफिल्स है उसका परसेंट रहता है 40 to 70, जो इओसिनोफिल्स है उसका रहता है 0 to 6, जो मोनोसाइट्स रहता है उसका रहता है 0 to 8, और जो बेसोफिल्स रहता है उसका रहता है 0 to 1। अगर न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़ गए तो हम इसे कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। और ये न्यूट्रोफिलिया होने का जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है इन्फेक्शन। कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन, जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये बढ़ता है। फिर अगर बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया या बर्न्स हो गए, ऐसे कोई भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो गया तो भी ये न्यूट्रोफिलिया हो सकता है। और अगर कोई भी प्रकार का अगर बॉडी में स्ट्रेस हो गया तो भी ये जो न्यूट्रोफिलिया है ये हो सकता है। फिर दूसरा जो है इओसिनोफिल्स, अगर इओसिनोफिल्स बढ़ गए तो इसे कहते हैं इओसिनोफिलिया। अब इसका जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है एलर्जी। कोई प्रकार की एलर्जी है तो उसमें ये बढ़ सकता है। फिर जो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस है उसमें भी ये बढ़ सकता है, या फिर कभी कभी ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है। तो ये हो गया इओसिनोफिलिया। फिर तीसरा जो है कि बेजोफिल्स, ये बहुत ही रेयर है और जनरली जो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स जिसे कहते हैं उसमें ये बढ़ जाता है। और फिर है मोनोसाइट्स।
मोनोसाइट्स जो है वो जनरली जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस रहते हैं उसमें ये बढ़ता है, या कभी कभी ऑटो इम्यून जो डिसीजेस रहते हैं इसमें भी ये मोनोसाइट्स बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार अगर पेशेंट को ल्यूकोसाइटोसिस हो गया है तो मोस्ट कॉमनली उसका रीज़न जनरली न्यूट्रोफिल्स जो उसमें बढ़ते हैं वही रहता है, या फिर कभी कभी इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स या मोनोसाइट, ये बहुत ही रेयर है। मोस्ट कॉमन जो है वो न्यूट्रोफिलिया ही रहता है। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो ल्यूकोसाइटोसिस का कारण है वो है कि लिम्फोसाइट्स बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस। तो लिम्फोसाइटोसिस कब बढ़ते हैं कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है जैसे टीबी, इसमें भी लिम्फोसाइट्स बढ़ सकते हैं, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस रहती है इसमें भी ये बढ़ सकते हैं, या फिर जो कुछ मैलिग्नेंसीज रहती है जैसे लिम्फोमास, इसमें भी ये जो लिम्फोसाइट्स है ये बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में। अगर ये जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है ये अगर कम हो गया, मतलब अगर 3 से 4 हज़ार से अगर ये कम हो गया तो इसे कहते हैं ल्यूकोपेनिया। और ल्यूकोपेनिया अब ये जो डिफरेंशियल काउंट है इसमें ये जो 3 है इनका परसेंटेज तो बहुत कम है। तो ल्यूकोपेनिया होने का जो मेन है वो 2 ही रीज़न रहते हैं, एक रहता है न्यूट्रोपेनिया और एक रहता है लिम्फोपेनिया। और इसमें हम एब्सोल्यूट काउंट देखते हैं, मतलब अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ही कम हो गया तो वहाँ पे फिर हम ये परसेंटेज देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट इसका पता नहीं चलेगा। तो एब्सोल्यूट काउंट देखते हैं, मतलब एक्चुअल नंबर कितना है। तो अगर न्यूट्रोपेनिया मतलब 1500 के नीचे अगर काउंट चला गया तो इसे एब्सोल्यूट ये जो काउंट है फिर हम इसे डायग्नोसिस करते हैं न्यूट्रोपेनिया। उसी प्रकार लिम्फोपेनिया भी अगर 1500 से कम हो गया जो टोटल लिम्फोसाइट काउंट है तो हम उसे कहते हैं लिम्फोपेनिया। तो ये न्यूट्रोपेनिया हमें कहाँ मिलता है, तो बहुत जो सीवियर इन्फेक्शंस है उसमें ये न्यूट्रोपेनिया होता है, या कभी कभी ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है। अब ये लिम्फोपेनिया है ये हमें कहाँ मिल सकता है, तो ये हमें जनरली वायरल इन्फेक्शंस में मिल सकता है, जिसमें मोस्ट कॉमन है HIV, या कभी कभी इम्यूनो डेफिशिएंसी जो डिजीजेस रहते हैं उसमें भी ये लिम्फोपेनिया हमें मिल सकता है। तो ये हो गया WBCs के बारे में। फिर तीसरा जो सेल है जिसके बारे में हमें ये ब्लड रिपोर्ट में जानकारी मिलती है वो है प्लेटलेट्स, जिसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी है, वो है 1.5 लाख से 4 लाख। और ये अगर प्लेटलेट काउंट अगर कम हो गया, मतलब 1.5 लाख से अगर कम हो गया तो हम इसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब ये जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है इसके बहुत सारे कॉजेस है, इसके बारे में एक अलग टॉपिक भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो है वायरल इन्फेक्शंस, फिर इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, फिर है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, फिर हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ऐसे बहुत सारे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कॉजेस रह सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि अगर ये जो है ये 4 लाख से अगर ज़्यादा हो गया तो इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ये जो थ्रोम्बोसाइटोसिस है ये हमें कहाँ कहाँ दिखता है कि कुछ कैंसर कंडीशंस में हमें ये दिख सकता है, इवन एनीमिया में भी हमें ये दिख सकता है, फिर कुछ इन्फेक्शंस में भी हमें दिख सकता है, और सर्जरी के बाद भी हमें ये थ्रोम्बोसाइटोसिस दिख सकता है। तो इस प्रकार ये जो प्लेटलेट है इसका अगर काउंट ऊपर या नीचे हो गया तो इसके क्या क्या डायग्नोसिस बन सकते हैं ये हमने यहाँ पे देख लिया। ये प्लेटलेट से रिलेटेड जो और एक रिपोर्ट हम देखते हैं इसमें वो रहता है MPV, जिसे मीन प्लेटलेट वॉल्यूम भी कहते हैं, और इसका जो नॉर्मल लेवल है वो है 7 to 9 फेम्टोलीटर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्लेटलेट है उसकी साइज़ क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक ऐसा है कि जो न्यू प्लेटलेट्स रहते हैं उनकी जो साइज़ है वो ज़्यादा रहती है, और जो ओल्ड प्लेटलेट्स रहते हैं उनकी जो साइज़ है वो कम रहती है। अब अगर ये मीन प्लेटलेट वॉल्यूम जो है ये अगर बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है कि न्यू प्लेटलेट्स ज़्यादा है और जो ओल्ड प्लेटलेट्स है वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मतलब जो बोन मैरो है वो ज़्यादा प्लेटलेट्स बना रहा है। तो ये कहाँ पे दिखता है, अगर कोई भी पेरिफेरल एरिया में जो प्लेटलेट्स है वो अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं,
कुछ जो कैंसर्स है उसमें ये दिख सकता है, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा जो रहता है उसमें ये दिख सकता है, या फिर प्री एक्लेम्शिया इसमें भी ये दिख सकता है। और मीन प्लेटलेट वॉल्यूम कम कब रहेगा कि जब जो बोन मैरो है वो ज़्यादा प्लेटलेट्स नहीं बना रहा है, जो मैक्सिमम जो प्लेटलेट्स है वो सब ओल्ड है। तो ऐसा जो है वो हमें दिखता है अप्लास्टिक एनीमिया में। तो इस प्रकार जो MPV है उसका रिपोर्ट देख के भी हम कुछ अलग अलग डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो CBC रिपोर्ट हमें मिलता है उसमें RBC, WBC और प्लेटलेट इनसे रिलेटेड जो अलग अलग नंबर्स मिलते हैं उन्हें हम समझ के कुछ अलग अलग पेशेंट्स में डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज की वीडियो में हमने देखा कि जो CBC रिपोर्ट है उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है। जो अलग अलग जो इससे रिलेटेड जो डायग्नोसिस बनते हैं जैसे एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस, इसके बारे में अलग अलग वीडियो भी बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इनके बारे में भी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।